हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये सिविक्स का अगला भाग है जो आपका 8 नंबर होगा। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी करते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रगति का निर्धारण क्या करता है? विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रगति का निर्धारण क्या करता है? राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित, परिवर्तनिष्ठ, शांति समझौता। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय हित। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रगति का निर्धारण क्या करता है? तो वो राष्ट्रीय हित का कार्य करता है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रगति का निर्धारण राष्ट्रीय हित करता है। राष्ट्रीय हित का अभिप्राय उन मूल्यों से है जिसे राष्ट्र एक दूसरे के संबंध में सुरक्षित करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु होता है। इसलिए किसी भी देश में सरकारें बदलने के उपरांत भी विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं दिखता है। आगे देखिए नंबर 2 क्वेश्चन, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोजेक्ट के लेखक कौन है? द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक एल सुमेन। द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फ्रेडरिक एल सुमेन। तो व्याख्या देख लीजिए। द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक फ्रेडरिक एल सुमेन हैं। इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह बगैर हथियारों से लड़ा गया एक युद्ध था जिसमें दोनों परमाणु शक्तियां संपन्न देश अपने को शक्तिशाली प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो ये द कोल्ड वार, शीत युद्ध जिसे कहा जाता है दोस्तों। शीत युद्ध में दोनों बस एक तरफ से एक दूसरे से वाद विवाद करते रहे और किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमेशा बना रहता था कि युद्ध अब हो जाएगा। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? रूजवेल्ट, नेहरू, चर्चिल, स्टालिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र शब्द को रूजवेल्ट ने बनाया था या दिया था। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। 1 जनवरी 1942 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया। कब प्रयोग किया था? 1 जनवरी 1942 को। संयुक्त राष्ट्र का विचार अटलांटिक चार्टर 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो 1 जनवरी को दोस्तों, 1 जनवरी 1942 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया था। संयुक्त राष्ट्र विचारधारा जो विचार है वो अटलांटिक चार्टर 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है या न्यूयॉर्क में है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था?
ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं दोस्तों। अगर आप हमारा पहले वीडियो देखे होंगे तो शायद इसका हम व्याख्या में आ गया था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1995। किस वर्ष को सार्क में गरीब उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? तो 1995 में किया गया था दोस्तों। आंसर 1995 हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन 1995 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सार्क का जो 8वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1995 में हुआ था और ये कब कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसी सम्मेलन में सार्क में 1995 को गरीब उन्मूलन वर्ष के रूप में घोषित किया गया। सार्क दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1985 को हुई। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो सार्क की राजधानी कहाँ है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू में। और सार्क का कब स्थापना हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। जो देश शामिल है दोस्तों उसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान क्या है? शामिल है। सार्क एक दक्षिण एशियाई का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो ये सब व्याख्या आप देख लीजिएगा जरूर एक बार, जिससे कि आपको परीक्षा में आ सके। आगे देखिए, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो कौन सा रहा है दोस्तों? वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो आंसर हो जाएगा नंबर 2, कम्युनिस्ट दर्शन, साम्यवादी दर्शन वहाँ का रहा है। तो इसको आप याद रखेंगे। धर्म दर्शन नहीं है, लोकतांत्रिक दर्शन नहीं है, उदार दर्शन नहीं है। ये तीनों आंसर गलत है। आपका जो हो जाएगा वो कौन सा है? तो कम्युनिस्ट दर्शन। वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कम्युनिस्ट दर्शन या माओवाद है। चीन ने अपनी विदेश नीति में वर्ग संघर्ष के स्थान पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व उदारीकृत बनाने पर बल दिया। चीनी जनवादी गणराज्य ने जिया ओपिंग की वकालत में राजनीतिक और आर्थिक सुधार की एक श्रृंखला का आरंभ किया। आगे देखिए, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है ये बताना है। बजट, प्रशासनिक कानून, संगठन, अनुशासन। तो आंसर क्या हो जाएगा? संगठन। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व क्या है? पहला नंबर संगठन जरूरी है दोस्तों। बिना संगठन का प्रशासन है बेकार हो जाएगा। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन है। प्रशासन में संगठन आवश्यक है। बिना संगठन के प्रशासन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रशासन का लाभ सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य एक मजबूत संगठन के द्वारा ही सुनिश्चित हो सकता है। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है, स्टीफन पी रोबिन्स के अनुसार संप्रेषण के 3 प्रकार के अवरोध में शामिल नहीं है। अवरोध में शामिल नहीं है ये बताना है। शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी, भाषा संबंधी। तो कौन अवरोध में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तकनीकी अवरोध में शामिल नहीं है, और सब अवरोध में शामिल है। वो किसके अनुसार? स्टीफन पी रोबिन्स के अनुसार। देखिए व्याख्या इसका। संप्रेषण के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह दूसरे समूह को, एक विभाग दूसरे विभाग को, एक संगठन बाहरी पक्षकारों को विचारों, सूचनाओं, भावनाओं व दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करता है। अर्थात संप्रेषण
संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है। स्टीफन पी रोबिन्स ने संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों को शामिल किया है, जो इस प्रकार है। पहला उनका है शारीरिक, दूसरा है व्यक्तिगत, तीसरा है भाषा संबंधी अवरोध। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएस प्रशासनिक प्रणाली का। यूएस प्रशासनिक प्रणाली का व्याख्या देखते हैं इसमें। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। यूएस प्रशासन प्रणाली का सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर यूएस ने स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार का गठन किया। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य समाज के शक्तिशाली आर्थिक वर्गों के कुछ क्रियाकलापों का नियमन कर सार्वजनिक हित की रक्षा और अभिवृद्धि सुनिश्चित करना है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भर्ती। इसका क्या हो जाएगा, भर्ती। अब देखिए व्याख्या, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भर्ती है। किसी भी प्रकार के चयन में पहली सीढ़ी भर्ती को माना जाता है। पहली सीढ़ी क्या माना जाता है, भर्ती को माना जाता है। नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश दोनों सरकार के कार्यकलापों के संबंध हैं, जबकि कोष नियंत्रण का संबंध राजकोष से है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, चयन प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा भर्ती। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोषों और कमियों को दूर करता है, तो स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, प्रेरणा। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण उनके क्या होता है, नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोषों और कमियों को दूर करता है। उनको प्रशिक्षित दिया जाएगा तभी वो अच्छे बन पाएंगे। व्याख्या देख लीजिए, नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोषों और कमियों को प्रशिक्षण द्वारा दूर किया जाता है। सिविल सेवकों का चयन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इसकी अंतिम प्रक्रिया प्रशिक्षण होती है। इसके द्वारा सिविल सेवकों के सभी गुणों को निखारा जाता है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। निम्न में से सबसे पुराना सिद्धांत कौन है, पदोन्नति का। तो आंसर हो जाएगा आपका वरिष्ठता सिद्धांत। वरिष्ठता सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा दिन का रहेगा, सबसे वरिष्ठ रहेगा, उसी को पदोन्नति मिलेगी। ये सबसे पुराना सिद्धांत है। योग्यता का सिद्धांत ये भी नया है। श्रेणी निर्धारण और अनुशासन सिद्धांत ये सभी इसमें नए हैं। सबसे पुराना यही है, पहला नंबर। इसका व्याख्या, किसी संगठन में किसी कर्मचारी का पद बदलकर उसे उससे ऊपर वाला पद देना पदोन्नति, प्रमोशन कहलाता है। पदोन्नति के 2 प्रमुख सिद्धांत प्रचलन में हैं, वरिष्ठता के आधारित पदोन्नति, वरिष्ठता आधारित पदोन्नति, योग्यता आधारित पदोन्नति। वरिष्ठता पर आधारित पदोन्नति एक परंपरागत एवं सरल प्रणाली है। इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ही हो चुकी थी। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, गवर्नर। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रणाली में
राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक एवं संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा, जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति मानी जाती है। पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा, जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति मानी जाती है। तो ये तो आंसर सबको मालूम होगा, पॉलिटिक्स को अरस्तू ने लिखा है। किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो अरस्तू की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। व्याख्या देख लीजिए। पॉलिटिक्स अरस्तू के प्रसिद्ध ग्रंथ में से एक है। अरस्तू यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। इस पुस्तक के प्रथम भाग में अरस्तू ने राज्य को व्यक्ति के लिए आवश्यक और स्वाभाविक माना है। अरस्तू के अनुसार मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। यदि कोई राज्य में नहीं रहता तो वह निरा पशु हो सकता है या अति मानव। साधारणतः मनुष्य राज्य के बाहर नहीं रह सकता। एक इसका कथन है, तो अरस्तू का ये सब कथन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर। यहाँ से तीन चार कोटेशन आपको मिल जाएंगे। अगला है, राज्य का आम तत्व किसे माना जाता है। राज्य का आम तत्व किसे माना जाता है। भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। राज्य का तो सभी तत्व हैं, इसमें आवश्यक जो तत्व है वो कौन सा है, तो वो कौन है, संप्रभुता। आंसर क्या हो जाएगा, संप्रभुता लगाएंगे। राज्य का आम तत्व आत्म तत्व संप्रभुता को माना जाता है। संप्रभुता का जनक हाब्स को माना जाता है। संप्रभुता का जनक हाब्स को माना जाता है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहते हैं। राज्य का आत्म तत्व संप्रभुता को माना गया है। संप्रभुता का जनक हाब्स को माना जाता है। और व्याख्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। निम्न में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाब्स। आंसर क्या हो जाएगा, हाब्स। प्लेटो नहीं, बेंथम नहीं, वर्क नहीं, आंसर है हाब्स। हाब्स मानते हैं। व्याख्या देख लीजिए। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार हाब्स मानता है। समझौता के समय व्यक्ति अपने जीवन के अधिकार के अतिरिक्त सभी अधिकार प्रभुसत्ता संपन्न शासन के हवाले कर देता है। अतः प्रभुसत्ता संपन्न अधिकारी व्यक्ति के जीवन को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 क्वेश्चन जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई है दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आप लोग को अच्छा कंटेंट दें। तो नमस्कार साथियों।